हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया था और कुछ टॉपिक मैंने पेंडिंग रख दिए थे अगली क्लास में डिस्कस करने के लिए। तो आज हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके। हाँ, हमारा राइबोसोम्स वगैरह बचेगा, उसके लिए मैं एक लेक्चर बना दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम्स। अच्छा, मैं कल का क्वेश्चन का आंसर बता दूँ। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो डेड सेल की, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की डिस्कवरी पूछे तो आप आंसर दोगे रॉबर्ट हुक। क्या दोगे? रॉबर्ट हुक। और अगर पूछे लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की थी, फर्स्ट लाइव सेल की डिस्कवरी की थी एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ओके, फर्स्ट लाइव सेल की डिस्कवरी की थी और रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी। और किसकी की थी? डेड सेल की थी। अगर आपसे सिर्फ सेल डिस्कवरी पूछे तो आप रॉबर्ट हुक का नाम लोगे। अगर आपसे पूछे लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की थी तो आप कहोगे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ओके, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स मैंने आपको कल बताया था कि आपका जो सेल होता है, ये आपका सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होता है और बीच बीच में पोर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं ये पोर्स बना दे रही हूँ और ये डबल मेम्ब्रेन में बना दे रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियॉइड होता है। न्यूक्लियॉइड में होते हैं बहुत सारे आपके क्रोमोसोम्स। बहुत सारे मतलब कितने? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे 46 क्रोमोसोम मिलते हैं, लेकिन क्या होते हैं? थ्रेड के फॉर्म में, धागे की तरह होते हैं। ठीक है, धागे की तरह होते हैं और ऐसे बिखरे होते हैं जैसे लगता है धागों का जाल है। और उन सबको जोड़ के देखा जाए, सबको मिला के देखा जाए तो टोटल उसकी लेंथ आती है 2 मीटर। कितनी आती है? 2 मीटर्स। 2 मीटर लेंथ आती है। लेंथ ऑफ डीएनए पूछे, लेंथ ऑफ टोटल क्रोमोसोम पूछे तो आप कितना बोलोगे? 2 मीटर। और अगर और करेक्ट वे में लिखना है तो आप लिखोगे 2.2 मीटर। ठीक है, ये मोस्ट करेक्ट फॉर्म है। ऐसे जनरली हम 2 मीटर बोल देते हैं। ओके, इसके बाद क्या है? क्रोमैटिन। अच्छा, क्रोमैटिन का ही दूसरा नाम क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्रोमैटिन थ्रेड्स। थ्रेड मतलब होता है धागा, क्रोमैटिन हम इसको बोल रहे हैं। तो शुरुआत में जब सेल नॉर्मल है, कुछ नहीं मतलब उसका डिवीजन वगैरह नहीं हो रहा है, नॉर्मली हुआ है, तो उसमें क्रोमैटिन थ्रेड मिलेंगे या फिर कह लो क्रोमैटिन मिलेंगे। लास्ट के वर्ड याद रखना, आई एन है, आई एन। ओके, क्रोमैटिन थ्रेड। उसके बाद क्या होगा? मान लो सेल डिवीजन होने वाला है तो धीरे धीरे क्रोमैटिन थ्रेड्स क्या होंगे? कंडेंस होने लगेंगे। मान लो मैं एक को निकाल के यहाँ दिखा रही हूँ, ये बहुत लंबा से ऐसे थ्रेड है। ठीक है, बहुत लंबा सा थ्रेड है। तो क्या होगा? धीरे धीरे कंडेंस होकर छोटा होने लगेगा और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। ओके, ये एक क्रोमोसोम है। और मैंने क्या कहा? हमेशा क्रोमोसोम किस में मिलते हैं? पेयर्स में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? पेयर्स में, मतलब कि ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों एक पेयर है। मान लो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, हर एक पेयर का नाम दिया हुआ है। सबसे बड़ा होता है आपका फर्स्ट पेयर, उससे छोटा सेकंड पेयर, उससे छोटा थर्ड पेयर। तो ये उनकी लेंथ वाइज नाम दे रखा है। सबसे बड़ा होता है आपका फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम और सबसे छोटा कौन सा होगा? आपके सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, अभी मैं सेक्स क्रोमोसोम और ये ऑटोसोम्स आपको क्लियर करती हूँ। अभी इतना याद रखो, फर्स्ट क्रोमोसोम जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। लास्ट क्रोमोसोम यानी कि 23 या उसके बाद वाले क्रोमोसोम सबसे छोटे होंगे। तो क्या है? फर्स्ट पेयर हम देखते हैं। ये 22 क्या है? 23 क्या है? पेयर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर एक साइज के होंगे और उनको पेयर में ही हम पढ़ते हैं। तो कई लोग क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं, ये सोचते हैं ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। नहीं, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये क्या है? ये इसके क्रोमैटिड्स हैं। अब मैं बताती हूँ ये दोनों क्या है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ,
क्रोमैटिड्स हैं, यहाँ पे आप ध्यान देना आईडी है, यहाँ पे अभी तक क्या पढ़ रहे थे, आई इन, क्रोमैटिन हम पढ़ रहे थे। ये जो थ्रेड जैसा दिख रहा है ये क्रोमैटिन है, कंडेंस हो गए, कंडेंस होने के बाद इन दोनों को क्या कहा जाता है, क्रोमैटिड कहा जाता है। एक क्रोमोसोम के जो दो पार्ट होते हैं उसको क्रोमैटिड कहते हैं। ओके, क्रोमैटिड, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम समझ में आ गया। फिर से एक बार सुन लो, नॉर्मल सेल है, नॉर्मल है तो उसमें धागे जैसे स्ट्रक्चर जो पाए जाएंगे उसको कहते हैं क्रोमैटिन या फिर क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन या फिर क्रोमैटिन थ्रेड। जब सेल डिवाइड होने वाली है तो क्या होगा, ये सब कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होने के क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन के ये जो दो दिख रहे हैं ना आपको, अलग अलग दो दो दिख रहे हैं, तो इसको कहा जाता है क्रोमैटिड्स। क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स। ओके, अब क्रोमैटिड्स में भी दो चीज़ें आती हैं, एक होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स और एक होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में देखा जाता है। देखो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के ये दोनों क्या होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों एक ही घर के हैं ना, एक ही घर के हैं, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और अगर इन दोनों को देखा जाए, ये एक इसका एक इसका, अब चाहे ये वाला लो चाहे अलग, चाहे जहाँ का लो, मतलब एक क्रोमोसोम से अलग किसी क्रोमोसोम का क्रोमैटिड मेजर कर रहे हो, देख रहे हो, तो इसको कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बात समझ में आई? बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, बहुत क्लियर करके मैं समझा रही हूँ। ओके, देखो शुरुआत में मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। शुरू में क्या है, आपके पास सेल है, नॉर्मल सेल है, उसके अंदर क्या होगा, क्रोमैटिन थ्रेड्स या फिर क्रोमैटिन पाया जाएगा। ओके, उसके बाद सेल डिवीजन होने वाला है तो वो कंडेंस होके क्या बना देगा, क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स का जो दो यूनिट है, जो आपको ये दो यूनिट दिख रहा है, या फिर क्रोमैटिन का दो यूनिट कह लो, इनके दो यूनिट्स को, एक एक यूनिट को क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स। अब ये भी दो तरह के, या तो सिस्टर होंगे या तो नॉन सिस्टर। एक ही क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमैटिड को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, और अगर एक इसका ले लिया, एक किसी भी अदर क्रोमोसोम का ले लिया, तो उसको कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, तो इतनी बातें होती हैं आपकी क्रोमोसोम्स में। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको पेयरिंग समझा देती हूँ। पेयर्स मैंने 22+1 यहाँ पे क्यों लिखा है, मैंने कहा क्रोमोसोम ह्यूमन में कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, करेक्ट। दूसरा क्या है, अब अच्छा क्रोमोसोम का काम क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, जो आपके पेरेंट्स में है वो आप तक ट्रांसफ़र करना। आपके पेरेंट्स के दो कान हैं तो आपके भी दो कान ट्रांसफ़र करना, तो ये सब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं। आपके पेरेंट्स इंसान हैं तो आप भी इंसान बनोगे। ओके, आपके पेरेंट्स अगर ह्यूमन बींग है, मैमल हैं, तो आप भी ह्यूमन बींग मैमल बनोगे। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, जीन के द्वारा मिलती है। आपके पेरेंट्स से आपको जीन मिले हैं ना, तो उन जीन के द्वारा इन्फॉर्मेशन आती है। तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, बॉडी की इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। ठीक है, कि आपकी बॉडी में दो आँख होंगी, एक नाक होगी, दो कान होगी, हाँ, और जितना भी बॉडी की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ कौन लेके आता है, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक लास्ट क्रोमोसोम जो आपका 1 क्रोमोसोम बचता है, ये आपका सेक्स डिसाइड करता है कि आप मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। ओके, ट्रांसजेंडर मतलब कि जो ना ही मेल हो ना फीमेल हो, दोनों के कैरेक्टर उसमें मिले, उसे कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो या तो मेल होगा या फीमेल या ट्रांसजेंडर, ये डिसाइड होता है लास्ट क्रोमोसोम से। लास्ट क्रोमोसोम कौन सा है, 23rd पेयर, या फिर कह लो जो ये आपका लास्ट वाला बचा है ये, तो ये या तो XX है या XY है। और जो आपका ट्रांसजेंडर है वो एक डिसऑर्डर है, उसको डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ सिर्फ मेल और फीमेल की बात करते हैं। ओके, तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो आपकी बॉडी की फीचर्स डिसाइड कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबके दो आँख होती हैं, दो कान होती हैं, हेयर्स होते हैं, सबका बॉडी स्ट्रक्चर सेम लगभग, बस सेक्स में अंतर होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिसाइड करेगा, बाकी सारे आपके बॉडी के फीचर्स डिसाइड करेंगे। तो जो क्रोमोसोम बॉडी के फीचर्स डिसाइड कर रहे हैं, 22 पेयर्स जो हैं, उनको कहते हैं आप ऑटोसोम। क्या कहते हैं, ऑटोसोम। और जो लास्ट पेयर बचता है जो आपका सेक्स डिसाइड करता है, उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। ओके, ऑटोसोम उसे कहते हैं 22 पेयर वाले को, और जो लास्ट 1 पेयर बचता है उसे कहते हैं एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम। सीधी सी बात। ओके, तो आई थिंक सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। ओके, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बचा है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम, अच्छा सेंट्रोमेयर और ये चीज़ें मैं बता देती हूँ। देखो
ये इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे बताना, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगी। देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्या है? एक क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पे ये दो क्रोमैटिड जुड़े होते हैं ना एक क्रोमोसोम के, ये दोनों क्या है? क्रोमैटिड्स हैं। क्रोमैटिड्स हैं। तो जिस प्लेस पे एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स जुड़े होते हैं उस प्लेस को कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। और इसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन मतलब दबाव, यानी कि पहली बार कहाँ दबा है क्रोमोसोम। तो इस पोर्शन पे देखो, ऐसे ऐसे समझ लो, दो थे, इनको दबा के ऐसे करके यहाँ पे जोड़ दिया, तो कंस्ट्रिक्शन किया ना, दबाया ना, तो इसीलिए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इसको कह दिया गया। पहली बार दबा है तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, या फिर उसका दूसरा नाम सेंट्रोमियर। ओके। तो अगर आपसे पूछे दो क्रोमैटिड्स कहाँ जुड़े होते हैं तो सेंट्रोमियर पे। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है। ओके। ये आपका 1 डिग्री लिखने का मतलब है ना, 1 डिग्री मतलब होता है प्राइमरी। ये कुछ शॉर्टकट्स हम यूज करते हैं जब भी बायो पढ़ते हैं। प्राइमरी, ये आपका ये प्लस एंटी मतलब होता है प्रेजेंट, माइनस एंटी मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है। और मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेल का सिंबल, फीमेल का सिंबल ये होता है, और बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर का सिंबल ये होता है। ओके। ये आपका बाइसेक्सुअल का सिंबल, ये फीमेल, ये आपका मेल। ओके। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया ये। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, ये क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे थे। तो क्रोमोसोम्स का वो पार्ट जहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है उसे कहते हैं सेंट्रोमेयर। ओके। कुछ कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी मिलता है, कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मिलता है। जरूरी नहीं कि इन दोनों का हो। मान लो ये क्रोमोसोम यहाँ पे सेकेंडरी, थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन मिलके ये अलग से एक गोल सा यूनिट बना लेता है, छोटा सा। तो इस छोटे से यूनिट को कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट, ठीक है। तो इस अगर जिस क्रोमोसोम के में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मिलता है, यहाँ पे इस कंस्ट्रिक्शन को कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन ये सब में नहीं मिलता है, प्राइमरी वाला तो सब में मिलेगा, सेंट्रोमेयर सब में मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन किसी किसी क्रोमोसोम्स में मिलता है। और जिस क्रोमोसोम में मिलता है उस क्रोमोसोम को कहेंगे सैट क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? SAT, सैट क्रोमोसोम, या फिर सैटेलाइट क्रोमोसोम। इसी के नाम पे लिख देते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। ये आपके DNA फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करते हैं। कभी भी आपसे DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन पूछे और सैटेलाइट आपके ऑप्शन में हो ना, तो आप हमेशा सैटेलाइट टिक करके आना। पूछे कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में किस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, तो सैटेलाइट क्रोमोसोम के पोजीशन नंबर्स को मेज़र किया जाता है। उस हिसाब से फिर हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ओके। और ये इनका नंबर फिक्स रहता है, किसी ऑर्गेनिज्म में इनका नंबर फिक्स रहता है, इनका प्लेस फिक्स रहता है, पोजीशन फिक्स रहती है। मेरे अंदर है, मेरे बॉडी के हर एक सेल में इनकी पोजीशन फिक्स होगी, इनके नंबर्स फिक्स होंगे। तो इसी हिसाब से DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। DNA फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है आपका ये सैटेलाइट क्रोमोसोम। सब में नहीं होता है, कुछ कुछ क्रोमोसोम्स में होते हैं। ओके। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये जो सेंट्रोमेयर है ना, इसके ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके ऊपर डिस्क लाइक मतलब प्लेट देख रहे हो, प्लेट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, CD जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। ओके। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आपका सेंट्रोमेयर है, उसके ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। कुछ कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी मिलता है, उस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले क्रोमोसोम को कहते हैं हम सैटेलाइट क्रोमोसोम। और जो छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नीचे बनता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से, उसे कहते हैं सैटेलाइट। ओके। तो ये रहा पार्ट हमारे क्रोमोसोम का। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देख लेते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर की लोकेशन के हिसाब से क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना ये बीच में ही दबे। मैं अगर इसको यहाँ दबा दूँ अलग हो जाएगा ना। मैं इसको अगर यहाँ दबा दूँ, यहाँ पे दबा दूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा दूँ, तो वो डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोम हो गया। बीच में कराऊँ तो डिफरेंट टाइप का हो गया। ओके।
तो दो क्रोमैटिड्स के अगर एकदम बीचों बीच कंस्ट्रक्शन उनका है, बीचों बीच उनका सेंट्रोमेयर है, तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक, जिसका एकदम बीचों बीच है, एकदम सेंटर में है, एकदम सेंटर में है। क्या? क्रोमोसोम एकदम सेंटर में, सॉरी सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर जिसका एकदम सेंटर में, देखो ये फिगर से देखो एकदम सेंटर में है ना, तो इसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, सेंटर से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। देखो यहाँ पे सेंटर कहीं होना चाहिए था, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पे है, इसीलिए इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। सेंटर से थोड़ा सा ऊपर अगर क्रोमोसोम है, सॉरी सेंट्रोमेयर है आपका, तो उसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद आपका आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रो मतलब कि एकदम एंड से थोड़ा सा पहले, एकदम जहाँ मतलब मान लो ये दोनों क्रोमोसोम है, ये खत्म होने से थोड़ा सा पहले से कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि इतना छोटा सा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर सेकेंड वाला, इसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और एकदम एकदम टिप पे जाके टच है, ये जो दोनों है यहाँ पे एकदम टिप पे इसके कंस्ट्रक्शन है, तो उसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक। एकदम टिप के पास देखो, एकदम टिप के पास यहाँ के इसका सेंट्रोमेयर है। स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमेयर एकदम बीचों बीच है, उसको कहेंगे इस मेटासेंट्रिक। जिसका बीच से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे है, उसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। जिसका एकदम किनारे से थोड़ा सा पहले है, उसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। जिसका एकदम किनारे पे है, उसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक। ओके, तो अच्छा, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, कुछ क्वेश्चन शेप पे बनते हैं। टीलोसेंट्रिक कैसा दिख रहा है आपको? वी जैसा दिख रहा है ना, ये वी जैसा कुछ दिख रहा है, वी जैसा, तो इसको कहते हैं वी शेप का है ये। क्या कहते हैं? ये वी शेप बनाता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसको कैसा दिख रहा है? एकदम बीचों बीच है, तो इसको एक्स शेप हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक को एक्स शेप हम कहते हैं। उसके बाद आपका ये वाला है एक्रोसेंट्रिक। ये अगर एक को उठा के देखो तो एक कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसे को सीधा करो तो एल जैसा दिख रहा है, तो ये एल शेप इसको कहते हैं। ओके, एल शेप आई शेप में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आई थिंक इसको आई शेप कहते हैं, इसको एल शेप कहते हैं। ठीक है, ओके ओके, मैं इसको एक बार शेप आपको श्योर करके बता दूंगी। शेप को अभी स्किप कर दो, मैं आपको शेप श्योर करके बता दूंगी। वैसे आपके एनसीईआरटी में है नहीं, पर नीट में कभी कभी आपका शेप्स पूछ लेता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।